हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टाइलमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो डिटरमाइनर है उसको समझेंगे। और डिटरमाइनर एक तरीके से डिटरमाइन करता है कोई भी सेंटेंस को कि वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस में किस तरीके से चीज़ें जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे ये क्योंकि डिटरमाइनर का 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई। या फिर ऐसे भी अगर आपको मान लो कि ऐसे लिखना है या आर्टिकल राइटिंग लिखना है या एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है या फिर बोल दिया जाए लेटर लिखना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए भाई, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर में क्या चीज होता है उस चीज को भी समझेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे कि वहां पर क्या चीज देखने को मिलता है। जनरली अगर देखा जाए डिटरमाइनर में ए एन और द देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दिस मिलेगा, दैट मिलेगा, दोज मिलेगा, है ना, दिस दैट दोज, इसका कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और सारे इफ एनी हो गया। ठीक है, 1 2 3 जो वर्ड एक तरीके से इस्तेमाल होता है, ऐसे नहीं कि 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, नहीं, उसको प्रॉपर एक तरीके से ग्रामेटिकल वे में किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना, एक एक सेंटेंस को देखना, एक एक रूल्स को देखना, क्योंकि रूल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, खास करके अगर बोला जाए डिटरमाइनर। ये आपका 11th और 12th हर जगह काम आएगा। तो आपको बेसिक्स, हमारा क्या है, मेन बात है हमारे स्कूल में बेसिक सिखाया ही नहीं जाता है। दिक्कत यहाँ है, रटवा दिया जाता है, क्वेश्चन पढ़ा दिया जाता है। वैसे अगर स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा वहाँ के बच्चे का खास करके ग्रामेटिकल एरर जो होगा वो कम होगा, और आगे चलकर आपको ग्रामेटिकल एरर ही एक तरीके से परेशान कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको अपनी ग्रामेटिकल जो एरर है उसको ठीक करने के लिए आपको जो है वो एक तरीके से डिटरमाइनर पढ़ना जरूरी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस। ठीक है, क्या टेंसेस स्टार्ट करेंगे, तो टेंसेस भी आप लोगों को उतना ही इंपॉर्टेंस देकर चलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल होगा, रूल टू रिमेंबर अबाउट डिटरमाइनर्स, उसमें पहला ए एन और द के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर बोला कि ए और एन आर यूज्ड बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन। इसका मतलब क्या होगा, वैसा जो कि काउंट किया जा सकता है और वो सिंगुलर नंबर में हो, तो वहां पर क्या एक तरीके से हमें इस्तेमाल करना ए और या फिर एन। जैसे ए और एन अगर देखा जाए, ए हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड में एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए बोलो कोई भी वर्ड है, ए बॉल, तो मतलब यहां पर बी है। अब देखो ये ना, इस पर मत जाना कि अल्फाबेट क्या इस्तेमाल हुआ है, आप उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, बी ब, तो एक तरीके से वॉवेल एक तरीके से यहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से हमको यहाँ पर ए शब्द का इस्तेमाल है। अब जैसे मान लो कि एन, यहाँ पर अब मान लो कि ऑनेस्टी लिखो, तो हम लोग एन ऑनेस्टी लिखते हैं, एन ऑनेस्टी, हाँ, या फिर एन ऑनेस्ट पर्सन, इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा और बदल देते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो एच है वो हमारा क्या साउंड कर रहा है, वॉवेल। ऑनेस्ट ओ आ रहा है, वॉवेल हमारे कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 के पहले, मतलब अगर कोई भी वर्ड है और पहला लेटर अगर वॉवेल है तो एक तरीके से आपका कौन सा डिटरमाइनर आएगा, एन आएगा। तो सबसे पहले रूल आपको याद रखना कि ए और एन जो होगा आर यूज बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले जो होगा वो आपको ए शब्द का इस्तेमाल या एन शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, व्हाइल एन जो है यूज बिफोर अ वॉवेल, मतलब जिसका पहला जो लेटर होगा या वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या साउंड करना चाहिए, क्या साउंड करना चाहिए, वॉवेल। जैसे अब पेन को हम काउंट कर सकते हैं, A pen is to write with, तो पेन आ गया। ठीक, ए एन एलिफेंट, आर हेन लेड एन एग, मतलब क्या, एक तरीके से मुर्गे ने अंडा दिया, जो हमारी जो मुर्गी थी उसने एक तरीके से अंडा दिया। तो देख रहे हो, तो ये तो जनरल चीजें जो कि आप समझ के चल पा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी हम कभी धोखा खा जाते हैं, तो धोखा नहीं खाना, याद रखना कि अगर यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो यहाँ हमें ए और एन का इस्तेमाल जो है करके चलना है। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि वो वॉवेल साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो ए, और अगर वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन। ठीक है,
तो पहला रूल समझ में आई हमें। दूसरा रूल है द या द दिस द सर है ए एन द का भी तो रूल होगा ना। अच्छा सॉरी ये वाला था। द इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट अगर देखा जाए। एंड द इज यूज्ड टू अ पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग। जैसे हमने कोई पर्सन को द महात्मा गांधी बोल रहा है, मतलब क्या है कि हम कोई पर्टिकुलर पर्सन और कोई थिंग को सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा हमारा द एक तरीके से ब्रिंग मी द बुक। मैं क्या सिग्निफाई कर रहा हूं कि मैं ब्रिंग मी अ बुक नहीं होगा। यहाँ पर दिक्कत है ना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, लगभग बच्चे ये लिखेंगे ब्रिंग मी डैश करके आ गया और यहाँ लिख दिया बुक लाइंग ऑन द टेबल। ये बात लिखी गई है भाई, है कि नहीं। अब सिंपल एक चीज देखो कि हमें ना अपने सेंस पर नहीं जाना है कि ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। कभी कभी बच्चे से पूछा तो बोला सर पढ़ने में अच्छा लग रहा था ना इसलिए मैंने ए लिख दिया या एन लिख दिया, तो वैसे नहीं जाना है। ब्रिंग मी, अब हम क्या, हम किसी को ये निर्देश दे रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि वो किताब लाओ, तो मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ, मैं मैग्नीफाई कर रहे हैं कि भाई वही किताब चाहिए जो मैंने बोली है, उसके अलावा दूसरी किताब नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्रिंग मी द बुक। ठीक है, लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ा हुआ बुक है वही लाके दो मेरे को। तो मेरा एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो गई। जब भी कोई पर्टिकुलर थिंग को सिग्निफाई या मैग्नीफाई करने के बारे में बात हो तो वी शुड यूज द। ठीक है, याद करना। द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज, द डिश आ गया ना, द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज वेरी डिलीशियस। जो खाना तुमने बनाया या जो डिश तुमने एक तरीके से प्रिपेयर करा था मेरे लिए, वो बहुत एक तरीके से क्या था, डिलीशियस था। तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो द जब कोई सिग्निफाई करे, क्लियर। जब हम सेंटेंस जब इसका क्वेश्चंस करेंगे तो और भी आपको एक तरीके से क्लियर होगा। बस यहाँ पर चीजें थोड़ा सा देखते चलिए। उसके बाद देखो अब आगे आते हैं कि ए एन और द हो गया। अब आते हैं दिस दैट दीज दोस। ठीक है, दिस का जो होता है दैट हो जाता है प्लूरल फॉर्म, और दिस का प्लूरल फॉर्म कौन हो जाता है, दोस। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो दिस दैट दीज दोस पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द नाउन दैट फॉलोज देम। जैसे दिस मैन इज अ रॉ विलेजर, हम क्या करें, दिस मैन नहीं, अ रॉ विलेजर, अ है ना, एक को डिनोट कर रहा है तो दिस। दैट अगर हम बोल रहे हैं कि दैट हॉर्स, दैट हॉर्स मतलब वो एक तरीके से हमारे सामने नहीं है, दूर में। याद करना, जो कभी भी कोई नजदीक वाली चीजों को अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग दिस के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई एक तरीके से दूर की चीजों को एक बंदा जो सिग्निफाई कर रहा है उसको हम लोग क्या इस्तेमाल होगा, पता कैसे चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, उसमें लिखा है ना डैश मैन इज अ रॉ विलेजर। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। एक जो सेंटेंस जब पढ़ रहे हो, जब एक कहानी पढ़ रहे हो, तो कहानी में आपको पता है कि भाई वो इंसान कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं है, तब एक तरीके से आपको पता चल जा रहा है ना कि आपको सामने है। दिस बॉय इज वेरी गुड, हम यहाँ एक मान लो कि बच्चा है, दिस बॉय इज वेरी गुड, दैट बॉय इज वेरी गुड, तो यहाँ पे पता नहीं चल गया। जब आप पूरा एक फ्रेम ऑफ माइंड में पढ़ रहे हो पूरी कहानी को, तो कहानी में को पता चलता है कि लड़का उसके साथ है कि नहीं है, कि है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, अब तेज से तो उसके बगल से नहीं दौड़ेगा ना, वो तो कहीं दूर ही दौड़ रहा होगा। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा थोड़ा सा, अगर दौड़ रहा होगा तो कोई दूरी एक तरीके से दौड़ रहा होगा। ठीक है, दीज मैंगोज, अब यहाँ पर क्या आया, प्लूरल आ गया। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो दीज मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हैं, तो ये सब सारे जो मैंगोज हैं वो एक तरीके से क्या है, बहुत स्वीट है। तो यहाँ पर दिस मैंगो आता है, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दीज मैंगो आर आया, देख रहे हो, ये सब सारे मैंगोज जो हैं, तो यहाँ पर दिस मैंगो इज वेरी स्वीट ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। समझ में आई बात। आगे देखो, दोज गर्ल्स प्लूरल आ गया, मस्ट बी रिवॉर्डेड, उन लड़कियों को या उन सारी लड़कियों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। ठीक है, तो मस्ट बी रिवॉर्डेड, क्लियर हो गया। अब दिस एंड दिस पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट विच आर नियरर, जैसे कि मैंने बताया कि दिस और जो दीज है, क्योंकि दोनों एक ही का स्वरूप है भाई, एक ही का रूप है, कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके नजदीक में कोई एक बंदा है
ठीक है, और किसी के नजदीक में कोई चीज सिग्निफाई हो रहा है और एक ही है तो उसको दिस के साथ डिनोट करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। अगर कोई नीचे बगल में है, ठीक है, और नियरर है तो प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग उसको किससे फॉर्म में, दिस के फॉर्म में करेंगे, समझ में आए। अगर कोई दूर है, कोई दूर है तो एक तरीके से उसको हम लोग एक सिंगुलर अगर पर्सन है या कोई सिंगुलर थिंग है तो दैट का इस्तेमाल। अगर कोई दूर है और प्लूरल फॉर्म में है तो उसको हम लोग दोस करेंगे। बस क्लियर हो गया। तो हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमें वही पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके, तभी आप लिख तो लेते हो, दिक्कत ये नहीं, सोच तो लेते हो, लेकिन लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। तो आई होप सो दिस दैट दोस जो है दिस दोस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये बात जरूर याद रखना, नियरर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आते हैं। जो तीसरा टाइप ऑफ डिटरमाइनर होता है वो क्या होता है, माई, आवर, ठीक है, आर या फिर योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये सब वर्ड बहुत इस्तेमाल होते हैं भाई, ठीक है। वंस आर्मी या बहुत सारी चीजों में क्या बोला, देयर आर्मी। तो यहाँ पर देखो देयर आर पॉजिटिव या फिर दीज आर पॉजिटिव फॉर्म, ये क्या है, अधिकार जमा रहा है। जैसे सी इज माई वाइफ, इसका मतलब क्या, मैं अधिकार एक तरीके से जमा रहा हूँ कि वो लड़की जो है मेरी धर्मपत्नी है या वो मेरे पिताजी हैं, तो माई का इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो। तो ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब होता है अधिकार जमाना, कि हम किसी ऊपर या किसी के ऊपर अधिकार। दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है भाई, ये मेरा जो है वो पेन है, इसका मतलब वो मैं अपना अधिकार जमा रहा हूं उस पर। तो जब भी कभी भी अधिकार आप जमा रहे हो ना किसी चीज के ऊपर या किसी लोगों के ऊपर, तो आपका ये सब सारे वर्ड जो है लगभग समय देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, एंड दे कैन बी यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर में भी इस्तेमाल होंगे और प्लूरल में भी होंगे, ठीक है। तो ये देखना। अब यहाँ देखो, माई फादर वॉज अ फेमस फिजिशियन, तो माई फादर, मेरे पिताजी जो हैं वो एक, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माई फादर इज अ फेमस, अगर करते हैं तब भी ठीक है, थे या हैं ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रेजेंटर पास्ट जो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। आर स्कूल, मेरा स्कूल है, मैं अधिकार जमा रहा हूँ, ये मेरा स्कूल है। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा शब्द बोलना है, ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें आपका अधिकार पता चले, अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर स्कूल शोज ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी ईयर, समझ में। योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, क्लियर। तो योर शब्द का इस्तेमाल होगा। हर बुक्स, अब हर बुक लाइज, अगर हर बुक होता तो लाइज आ जाता, समझ लो। तो हर बुक्स लिखा हुआ है तो लाई स्कैटर्ड इन द रूम, फैला बिखरा पड़ा है उसका किताब। अब एक किताब तो बिखरा पड़ा रहेगा नहीं, बहुत सारी किताबें बिखरी पड़ेंगी, तो तभी तो हम बिखरा हुआ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक जो एक मेरा निवाला को बिखरा पड़ा है ऐसा तो बोलेंगे नहीं, या फिर एक पेन बिखरा पड़ा है ऐसा तो बोलेंगे। तो इसका पूरा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब यही सब चीज का हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है जब सेंटेंस लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एज इट इज बस चल रहा है तो चल रहा है, मतलब नहीं लपेट के लिख रहे हैं बस, तो लपेटने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि हमें 90 दिन में पूरी चीजें कंप्लीट करनी है और सही तरीके से कंप्लीट करना है, क्लियर। अब देखो, देयर हाउसेस आर न्यूली बिल्ट, देयर हाउसेस, देयर हाउसेस मतलब उन लोगों का घर, मतलब उस घर पर उन लोगों का अधिकार है। तो देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, अगर देखा जाए, अगर 1 2 3 ये ऐसा कुछ आ गया तो कैसे करोगे। ही इज अ ब्लाइंड इन वन आई, मतलब क्या, वो एक आंख से अंधा है। यहाँ पर एक नहीं, मतलब अब एक का मतलब है कुछ अलग ही समझ लें। देखो तो वन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या सी हैज 2 डॉटर, तो इसके 2 एक तरीके से सिस्टर है, मतलब डॉटर है, बेटी है। एंड ओनली 3 बॉयज आर सिटिंग, ठीक है, ओनली 3 मतलब यहाँ पर सिंगुलर को डिनोट कर रहे हैं क्या, ये प्लूरल फॉर्म आ रहा है, प्लूरल, क्योंकि ओनली 3 आ गया। अगर ओनली बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, ओनली बॉय आता है, बॉयज नहीं आता, ओनली बॉय। ओनली अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, ईच एंड एवरी, ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर पर्सन, याद करना, ठीक है, याद रखना। जैसे कि अभी हम आगे जाके देखेंगे प्रीपोजिशन जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि बिटवीन जब कभी भी आता है तो बिटवीन में जब होता है कि 2 लोगों के बीच में बात हो रही, आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन। बट
आई एम सिटिंग अमंग माई फ्रेंड्स, या अमंग 4 टीचर्स या 4 स्टूडेंट्स। इसका मतलब अमंग क्या होगा, 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है, बिटवीन 2 के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब 2 चीजों, मतलब 2 पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए, ईच जो है, ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर पर्सन, जो डेफिनेट है, जो निश्चित है, ठीक है। व्हाइल एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग, मतलब जैसे बिटवीन कर रहे हैं, सही उसी तरीके से ईच शब्द का इस्तेमाल जो होगा 2 या फिर उससे ज्यादा पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, और एवरी जो होगा वो आपको किससे, मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। तो याद करना, मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, लेकिन इनडेफिनिट है, डेफिनिट हो गया, पता है भाई मेरे को, ठीक है। यहां देखो, जैसे ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक, मतलब 2 या मेरे को पता है कि 3 लोग हैं या 2 से ज्यादा हैं, 3 लोग हैं, उनके पास अपनी अपनी किताबें हैं, मतलब सबके पास अपनी अपनी किताबें हैं। इसका ये बोलने का मतलब है कि जितने बच्चे भी हैं, ठीक है, ये बोलते हैं हम ईच बॉय इन द क्लास हैव देयर ओन बुक, मतलब जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, मतलब 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है उनके पास अपनी अपनी सारी किताबें डेफिनेट है, वो है सबके पास, ऐसा नहीं कि उनमें से किसी के पास नहीं, सबके पास। तो अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ईच हो रहा है डेफिनेट के लिए। दूसरा देखो, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज बेस्ट, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने आप से कुछ अच्छा करूं या एक अच्छा इंसान बनूं। तो इसका मतलब क्या, हर लोग चाहता है लेकिन हर लोग करता है नहीं। एवरी स्टूडेंट थिंक्स दैट ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब सारे बच्चे इसी तरीके से सोचते हैं, बट नहीं, सच्चाई है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो एवरी शब्द का वहां इस्तेमाल होगा जहां चीजें इनडेफिनिट हैं, चीजों का एक तरीके से ये नहीं कि सारे लोग ही कर रहे हैं, ठीक है, या सारी चीजें जो है, या सारे लोगों के पास वो चीज उपलब्ध है जो चीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे बोला, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज बेस्ट, हर एक जो इंसान है वो अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन क्या वो दे पाता है, नहीं दे पाता है। इसका मतलब वो एवरी, यहाँ हम लोग ईच नहीं लिखेंगे, ईच मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू द बेस्ट। अब आ गया ये सेंटेंस आ गया, आपको यहाँ पर ईच और एवरी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ईच और एवरी में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ईच होगा कि एवरी होगा भाई। तो आपको याद रखना है, क्या देखना है कि क्या भाई 2 या 2 से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा है, हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आदमियों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, राम और श्याम के बारे में तो बात हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां तो हमें एवरी शब्द का इस्तेमाल करना है जब चीजें क्या हो, इनडेफिनिट, जब पता ना हो कि सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि ईच स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, मतलब सारे बच्चे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज वर्क या डू देयर वर्क। तो इसका मतलब क्या है, हर एक पर्सन नहीं कर रहा है या हर एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। आगे देखो, जो 6th वाला है, नो एनी एंड सम, क्या है, नो एनी एंड सम। नो एनी एंड सम का मतलब है नो एंड एनी आर यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद करना, कभी नो है और एनी शब्द का इस्तेमाल जो हो रहा है वो आपको नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, जहां नॉट शब्द का, नो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और इंटरोगेटिव जहां पर क्वेश्चन जो चीजें हैं कि इफ देयर इज या इफ यू हैव एनी पेन और नॉट, तो ऐसे करके कुछ भी अगर सेंटेंस अगर आ रहा है तो एक तरीके से हम इंटरोगेटिव। व्हाइल सम इज जनरली यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पर, देयर इज नो हाई स्कूल इन दिस विलेज, यहाँ पर कोई नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने बोला ही डिडंट बाय एनीथिंग, ही डिडंट बाय एनीथिंग, उसने कुछ नहीं, तो ये तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी बोल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ही डिडंट बाय एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खरीदा, कहां से, बाजार से। लेकिन सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस व्हाइल एनी इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस। तो याद करना कि सम जो होगा वो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, आई हैव सम, अगर सम मनी, ठीक है। तो या ईच ऑफ देम कैन हाउएवर बी यूज्ड इन एन इंटरोगेटिव, दोनों को इंटरोगेटिव में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको
देखने को मिल सकता है। अब देखो आगे, सम अगर देखा जाए, वी नेवर यूज सम इन अ नेगेटिव सेंटेंस, याद रखना सम को कभी भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई हैव नॉट सम मनी, गलत है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इन अफर्मेटिव सेंटेंस प्लीज लेंड मी सम मनी, मतलब क्या, उधार दे दो। तो यहां पर हम ये नहीं लिख सकते हैं कि प्लीज लेंड मी या फिर प्लीज नॉट लेंड मी सम मनी, ऐसा नहीं लिख सकते। तो याद करना कि हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस टाइप में कुछ थोड़ा सा जिसमें कोई भी एक तरीके से नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिव वर्ड ना हो, नेगेटिव वर्ड नो, ये सब एनी वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे इन अ क्वेश्चंस व्हिच शो सम रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन, जहां पर ऐसा, जहां पर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई किसी को इनवाइट कर रहे हो, वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, सम। मतलब विल यू हैव सम मिल्क, क्या तुम कुछ या मिल्क लोगे, दूध लोगे क्या, मतलब, ठीक है, तो सम मिल्क यहाँ पर। अब आगे मान लो कोई दूसरा सेंटेंस तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या होगा, विल यू हैव डैश मिल्क, यहाँ पर क्या कंफ्यूज कर सकता है, विल यू हैव सम मिल्क, इफ यू हैव अ मिल्क आ जाएगा, अ मिल्क बहुत सारे लिख देंगे, द या द भी आ जाए, इफ यू विल यू हैव द मिल्क, द में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना कि कहीं भी अगर कोई एक तरीके से आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप वहां पर क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जब वो एक तरीके से क्वेश्चन वाला पार्ट होगा। जैसे अब आते हैं तो विल यू शो मी सम पेन्स, अगर दुकान में गए, विल यू शो मी पेन, ऐसे बोल देते हैं, विल यू शो मी सम पेन्स, देख रहे हो। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से चीजों को लेकर चलना है। स्टडी द यूज ऑफ सम इन अ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कब इस्तेमाल होता है कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी हो, तो डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल पैसे दिए नहीं थे, मतलब एक तरीके से मैंने दिए थे, देख रहे हो। वॉन्ट यू गिव मी सम मोर बुक्स, क्या तुम मुझे और किताबें नहीं दे सकते हो, तो एक तरीके से पॉजिटिव ही है, हाँ, क्या तुम मुझे और बुक नहीं दे सकते हो, ऐसा तो बोला कि नहीं देंगे, नहीं दे सकते हो, वो अलग बात है। तो देख रहे हो, तो सम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, कब, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी है। नेगेटिव मतलब जहां पर वॉन्ट एंड नॉट का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन का भी इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर आपको सम वर्ड का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। आगे देखो, एनी का, एनी का, एनी का क्या होता है, वी कैन यूज एनी विथ अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना एनी का इस्तेमाल कब होगा, जब काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलेगा, बोथ इन द सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। पहला नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, आई हैवंट एनी स्पेयर पेन, मतलब क्या, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एनी, एनी का मतलब क्या, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कहीं हैव या आई हैवंट एनी स्पेयर पेन, तो यहाँ पर मेरे पास कोई पेन बचा हुआ नहीं। उसके बाद देखो, शी डिडंट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने कोई भी रिप्लाई मेरे को अभी तक भेजा नहीं है। तो सेंड मी सम रिप्लाई नहीं, सेंड मी रिप्लाई सिर्फ नहीं होगा, एनी इस्तेमाल करना। हमें लगेगा यार शी डिडंट सेंड मी रिप्लाई, सर वहाँ पे तो लेकिन ऑप्शन भी देंगे ना कि क्या होगा। हाँ, तो उसी में तो कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होता है। अगर सीधा फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो कंफ्यूजन उसमें कम होता है, ऑप्शन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंटरोगेटिव में देखो, इज देयर एनी न्यूज या इज देयर अ न्यूज, हम लोग कहेंगे इज देयर अ न्यूज, नहीं, इज देयर एनी न्यूज। तो ए एन और द में फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा, यहाँ पर ए दिया, एन दिया, ठीक है, और द दिया, और उसके बाद आपको चौथा ऑप्शन दिया एनी। तो आप पहले बोलोगे यार इज देयर अ न्यूज, इज देयर एन तो होगा नहीं, चलो भाई इसको हटा देते हैं। फिर देखो इज देयर द न्यूज, फिर ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसे ऐसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एनी जो होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। डिडंट यू लेंड हिम एनी मनी, तो एनी मनी आ रहा है, तो एक तरीके से आपको इंटरोगेटिव में भी देखने को मिलेगा। अब देखो ये भी वर्ड बहुत ज्यादा बार आता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डली, ठीक है, स्कार्सली एंड बेयरली, ठीक है। अगर देयर इज हार्डली, हार्डली के साथ क्या आएगा, एनी,
देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द मिल्क पॉट। हार्डली के साथ एनी, स्कार्सली के साथ एनी, ठीक है। उसको देखो, सी हैड स्कार्सली एनी जो बॉडी टू फॉल बैक अपॉन। उसके बाद देखो, आई हैड गॉन 100 यार्ड बेयरली एनी वन कुड गिव मी द न्यूज। तो इसका मतलब एनी शब्द का इस्तेमाल किसके बाद आएगा भाई? हार्डली, स्कार्सली और बेयरली। बस ये याद करना भाई, ये याद रखना आप लोग कि ये वर्ड आ गया तो उसके आगे जो है एनी जो लगना ही लगना। मतलब क्या है? देखो, स्कार्सली का मतलब बेयरली, कभी कभी, कभी कभार, कम से कम, ये सब, ठीक है, ठीक है। आफ्टर इफ किसी ने नहीं दिया अभी तक, मतलब देखो आई हैड गॉन 100 ऑफ यार्ड गए, ठीक है, अपने अकेले, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब एनी वन कुड गिव मी द न्यूज, किसी एक ने भी मेरे को न्यूज तक नहीं दिया, मतलब इतना चलने के बावजूद भी, देख रहे हो, बावजूद भी, तो वेयर। आफ्टर इफ व्हेन देयर इज सम डाउट, इफ के बाद एनी लगता है कब? जब कोई डाउट पैदा करे। तो देखो, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस कम टू मी। तो यहाँ पर क्या एक तरीके से हम क्या डाउट ले रहे हैं ना, डाउट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारा? एनी शब्द का। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी का यही तो है, मतलब कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे पास आ जाना। इफ यू हैव एनी डाउट, या फिर कोई बोल दे इफ यू हैव डाउट, गड़बड़ है। इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो गड़बड़ है यहाँ पर, ये समझ सकते हो, यहाँ पर एनी होगा। इफ देयर इज एनी डेंजर, मतलब यहाँ भी एक तरीके से क्या डाउट है, अगर कोई डेंजर हुआ, खतरा हुआ, तो तुम मेरे को ब्लो द विशल, सीटी बजा के मेरे को बुला लियो। तो कभी भी डाउट की सिचुएशन हो, देन वी कैन यूज इफ। इफ के बाद जो होगा वो आपको एनी शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ देखो यहाँ पर है और एनी यहाँ पर है, तो इफ के बाद आपको कौन शब्द? एनी शब्द का इस्तेमाल आएगा। तो इफ और एनी कब इस्तेमाल होगा भाई? जब डाउट का सिचुएशन जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बोलते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर। इसका मतलब क्या? कि वहां पर डाउट है, या अगर तुम्हें डाउट हुआ, या फिर तुम्हें अगर प्रॉब्लम हुआ, जो हो सकता ना हो तो मत कॉल करना, लेकिन अगर डाउट हुआ, अगर प्रॉब्लम हुआ, तो एक तरीके से मेरे को कॉल करना। अब देखो, ऑल एंड बोथ, क्या ऑल डिनोट्स द टोटल ऑफ मेनी थिंग्स टुगेदर, है कि नहीं? ऑल का मतलब क्या होगा? सारा चीज जो कि टुगेदरनेस दिखा रहा है, लेकिन बोथ शोज द टोटल ऑफ टू यूनिट्स टुगेदर। बोथ का मतलब बिटवीन वाला, कि दो लोग हैं। ही गेव मी ऑल द मैंगोस, मतलब जितना भी था सारा मैंगो दे दिया गया उसके द्वारा। बोथ विजय, अब यहाँ पर विजय एंड, यहाँ पर अगर सेंटेंस मान लो कि यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया, अब ये लिख दिया आपका सेंटेंस में क्या? विजय एंड विनय, है ना, आर अडेप्ट इन द पेंटिंग। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? दो का इस्तेमाल हो रहा है, क्या होगा? बोथ का। तो दो के साथ हो रहा है, नहीं तो ऑल तो आप पता ही है, ठीक है। ऑल एंड होल, अब इसका मतलब क्या है? तो द इज यूज्ड आफ्टर ऑल बट बिफोर होल। तो अगर बोला जाए द जो होता है वो यूज होता है आफ्टर ऑल, ठीक है। ऑल द, देख रहे हो, ऑल द बॉयज, द का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ऑल के बाद, और होल के पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है? द। यहाँ दो चीज, कि यहाँ पर द के पहले क्या, द के बाद क्या इस्तेमाल होगा? होल के पहले क्या होगा? द। और दूसरा क्या हमने देखा? बोलो भाई। ऑल के बाद द, ऑल के बाद जो इस्तेमाल होगा वो द ऑल स्टूडेंट नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखना, ऑल इज यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जो काउंट किया जा सकता है, नहीं काउंट किया जा सकता। जैसे ऑल माई बुक्स, ऑल माई बुक्स, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, तो हमने लिखा कि ऑल माई बुक्स, या माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट, ऑल माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट। ऑल माई बुक्स, अगर यहाँ बुक रहता, माई बुक हैज बीन लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट, तो इसका मतलब सही होता। लेकिन अगर देखा जाए ऑल माई बुक्स, मेरी सारी किताबें, तो सारा शब्द का इस्तेमाल यहाँ किससे आ रहा है? ऑल से आ रहा है, ठीक है। तो ऑल माई बुक्स, उसके बाद ऑल हर मिल्क, ये काउंटेबल है, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ऑल हर मिल्क वॉज सोल्ड इन नो टाइम, कुछ ही समय में उसका सारा
जो दूध है वो बिक गया। ठीक है, एक तरीके से समझ में आया। तो ये भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लेके चलना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, आइदर और नाइदर शब्द का भी इस्तेमाल होता है बहुत बार। आइदर और नाइदर में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। आइदर मीन्स वन ऑफ द टू पर्सन और थिंग। आइदर मतलब क्या, वन ऑफ द टू, मतलब दो में से कोई एक। आइदर मतलब, और नाइदर मतलब इज द अपोजिट ऑफ आइदर, दोनों में से कोई सा नहीं। ठीक है, मतलब आई कैन स्पीक ऑन आइदर, या फिर नाइदर साइड, दोनों हो सकता है। या मैं किसी एक के बिहाफ में बोल सकता हूँ, या फिर मैं किसी के बिहाफ में नहीं बोल सकता। जैसे यू मे बाई आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, आ गया। दो पेन मतलब इन दोनों पेन के बारे में नहीं बात हो रहा है। अगर आपको दो पेन में से कोई एक पेन चूज करना है, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करोगे? ईदर का। ठीक है, तो याद करना, नीदर या फिर नाइदर बोलते हैं। ऑफ देम कुड स्पीक, मतलब दोनों में से कोई नहीं। मतलब नाइदर ऑफ देम मतलब दो लोग हैं, उनमें दोनों में से कोई लोग भी जो है वो स्टेज पर बोल नहीं सकता। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ समझ में आया आइदर और नाइदर। उसके बाद देखो, मेनी हो गया, मच हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, लेस हो गया, सेवरल हो गया, इसका भी इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पर मेनी डिनोट्स द नंबर्स, बहुत सारे, मेनी पीपल्स अराउंड मी, ऐसे करके। व्हाइल मच डिनोट्स द क्वांटिटी, मच क्वांटिटी को, मच देखो यहाँ पर, देयर इज मच शुगर इन द स्टॉक। देख रहे हो, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं ना, स्टॉक, कि मेरे पास मात्रा में एक तरीके से बहुत अच्छे मात्रा में उपलब्ध है। मच क्वांटिटी है अच्छे पर्याप्त मात्रा में। फ्यू इज द अपोजिट ऑफ मेनी, मेनी का अपोजिट क्या है? मेनी मतलब बहुत सारा, फ्यू मतलब कुछ, समझ रहे हो? अच्छा, लेस इज द अपोजिट ऑफ मच, मच मतलब बहुत सारा, लेस मतलब कम। सेवरल मींस मेनी, सेवरल का मतलब क्या होता है? मेनी। अब यहाँ देखो, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत सारे फूल हैं। वी हैव फ्यू हॉलीडेज, कुछ ही दिन का जो है हॉलीडे बचा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अ फ्यू, द फ्यू भी नहीं लिखेंगे, अ फ्यू हमेशा आएगा। ठीक है, अ फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द लेक्चर, बहुत ही कुछ लोग जो हैं वो एक तरीके से क्लास को या लेक्चर को अटेंड करने आए हैं। यू डिवोटेड लेस टाइम टू योर स्टडीज, आप कम समय दे रहे हो अपने पढ़ाई को। ठीक है, सेवरल पीपल्स मतलब बहुत सारे, मेनी पीपल। सेवरल पीपल का मतलब पीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेवरल का मतलब ही मेनी हो रहा है। तो मेनी पीपल पेड होमेज टू द इंडिपेंडेंट लीडर्स, मैं भी लिख सकते हैं यू। हाँ, दोनों का मतलब सेम होता है सर। हाँ, फ्यू वाला समझा दो एक बार। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मेनी का मतलब बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर, वी हैव फ्यू हॉलीडेज, मतलब हमारे पास बहुत हॉलीडे शुरुआत में थे, मान लो कि 4 महीने 5 महीने, अब उसमें से 4-5 दिन ही बच गया है, तो फ्यू के बारे में बात। कुछ, जस्ट अपोजिट। ठीक है, किसका? मेनी का। मेनी का अपोजिट अगर लिखना है तो फ्यू। ठीक है, फिर द यूज या फिर बोला गया यहाँ पर ये गलत है। मेनी अ और मच। अब देखो, मेनी इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। मेनी के बाद क्या होगा? प्लूरल नंबर। मेनी के बाद क्या आ रहा है? लेकिन अगर सेवरल का इस्तेमाल करें तो वहां पर सिंगुलर नंबर आ रहा है, जैसे पीपल आ गया था, पीपल्स नहीं आया था, सेवरल पीपल। यहां पर क्या आ रहा है? मेनी स्टूडेंट्स। जैसे मेनी अ मैन, अगर मैन के आगे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेनी अ मैन हैज डाइड ऑफ कॉलेरा, ठीक है, बीमारी है। तो मच जो है डिनोट्स द क्वांटिटी, मच अभी हमने बताया, मच शुगर, ये सब क्वांटिटी, व्हाइल मेनी डिनोट्स द नंबर। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मच, आई हैव मेनी वर्क टू डू, मच। हाँ, जो सेकंड पॉइंट है वो, हाँ कौन वाला? ये वाला, ये? हाँ। हाँ। अगर मैनी की जगह सेवरल होता, हाँ, तो स्टूडेंट्स की हाँ, जगह स्टूडेंट होता। हाँ, क्यों सर ऐसे क्यों? ये नियम है, रूल है। अब जैसे बोलोगे सर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होता है काम, वही है। सेवरल का मतलब होता है और मैनी से ज्यादा। आगे देखो भाई, फ्यू हो गया, अ फ्यू, अ फ्यू और फ्यू। देखो यहाँ पर फ्यू मींस नॉट मेनी, फ्यू का मतलब बहुत सारा नहीं,
नॉट मेनी, हार्डली एनी थोड़ा बहुत कुछ। अगर अ फ्यू मीन्स सम, अगर कहीं अ फ्यू आ गया तो मतलब कुछ के बारे में बात हो रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? सम। अ फ्यू का मतलब, अ फ्यू का मतलब सम। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर आई शैल रिटर्न दिस बुक इन अ फ्यू डेज, मतलब इन अ सम डेज। तो अ फ्यू की जगह पर तुम सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आफ्टर सम डेज, ठीक है, इन अ सम डेज। आई हैव रीड द फ्यू बुक, देख रहे हो द फ्यू बुक, तो द का मतलब क्या होगा? द मीन्स नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना होना चाहिए उतना सारा है। इसका मतलब क्या? आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब जितना भी है मेरे पास वो मैंने पढ़ दिया। देख रहे हो? उसको लाके देखो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, क्या अंतर है? अ लिटिल का मतलब भी यहाँ सम है, जैसे अ फ्यू का मतलब क्या था? सम। यहाँ पर भी अ लिटिल का मतलब सम। जैसे किसी ने बोला, क्या बोला भाई? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब कुछ जो जानकारी है किसी भी चीज का जानकारी वो हमेशा खतरनाक होता है। हो गया कंप्लीट। आई स्पेंड द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, द मतलब नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, लेकिन जितना जरूरत है वो सारी चीजें लगभग, मतलब आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मतलब लगभग मेरे पास जितना मनी था उसमें मैंने सारा खर्च कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास द लिटिल। अ लिटिल का मतलब सम, और एक तरीके से आपको अगर लिटिल का मतलब नॉट मच, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा ही है, ना के बराबर, ठीक है। तो याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ कर चल सकते हैं। ये डिटरमाइनर हमारा खत्म हो गया, तो कल हम लोग डिटरमाइनर के क्वेश्चंस या फिर टेंसेस कर लेते हैं पहले, इसके बाद साथ में क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, है कि नहीं। तो कल हम लोग टेंसेस को करेंगे, तब तक आप लोग टेंसेस 2 दिन का जाएगा, फिर टेंसेस खत्म करके फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।